हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर सलोनी पांडे। हम पढ़ रहे थे बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी। एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही डायनेमिक सा टॉपिक पढ़ा, दैट इज कि साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एंड आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। देखो, हमने अभी तक जो भी चैप्टर 1 में पढ़ा तो हमने उसमें क्या सारी चीजें डिस्कस करी कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, साइकोलॉजी में हम किन सारी चीजों को स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में हम कैसे स्टडी करते हैं। जिसे भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो भी हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है उस पर हम क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं। हम समझना चाहते हैं कि माइंड कैसे वर्क करता है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह से मतलब ह्यूमंस बिहेव करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। और इन सब में हमने ये चीजें भी देखी कि सभी ह्यूमंस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सभी ह्यूमंस मतलब जैसे सेम नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज होते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट हम जो है साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है, जहां हम किसी चीज को दोबारा से जो है सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट उसके ऊपर खोज कर रहे हैं, है ना। हिंदी में यही कहा जाता है ना रिसर्च को। और एप्लीकेशन, रिसर्च करना और फिर उसको अप्लाई करना, ठीक है। किसी भी चीज पर हम रिसर्च करते हैं, फिर हम जो है उसके ऊपर जो मतलब उस एक चीज को यूज में लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपयोग करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो ये थीम्स ऑफ रिसर्च और एप्लीकेशन का साइकोलॉजी में क्या सारा कुछ जो है रोल है, इस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में डिटेल में। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलें। सो हमने जो है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। हमने वहां देखा कि साइकोलॉजी की ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं, स्कूल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। हर एक तरह से जो है हम साइकोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू, साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, तो आप बोलेंगे कि जनरली जो है बहुत सारी चीजों में डिफरेंट सेटिंग्स में जो है वर्क किया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेवरल थिंग्स व्हाइल वर्किंग इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स दे डू, मतलब जो भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं उसमें वो अपना वर्क करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का काम है जैसे हाउ माइंड वर्क्स, हाउ मेंटल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस, हाउ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट सेटिंग्स में अपना वर्क जो है किया करते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, चीजों के ऊपर सर्च करना, उन्हें जानना, ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। However, if you try to analyze their work, you will notice that they basically engage in two kind of activities. ये तो हम इन जनरल जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। मतलब जब हमने साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था तब साइकोलॉजी के बारे में भी हम बस इतना ही जानते थे कि ह्यूमन जो है कैसे जो है मतलब why people act the way they do, किस तरह से लोग जो है सोचते हैं, what they are thinking, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हो। बट जब आपने धीरे धीरे साइकोलॉजी को पढ़ा, समझा, तो आपको एग्जैक्टली पता चला कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी में हम क्या सारी चीजों को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं तो आपने कहा कि डिफरेंट फील्ड्स में अपना वर्क किया करते हैं। बट एग्जैक्टली जब आप उनके वर्क को एनालाइज करोगे, उस एक चीज के बारे में समझोगे, सो वो दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कौन सी एक्टिविटी, तो सबसे पहले रिसर्च इन साइकोलॉजी एंड सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। कोई भी फिनोमिना है या जिस भी चीज पर हम स्टडी करना चाहते हैं, जस्ट सपोज हम देखना चाहते हैं हाउ माइंड वर्क्स, ठीक है। हमारा मान लो क्वेश्चन है हाउ माइंड वर्क्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस एक चीज में साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो इसमें रिसर्च करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि एग्जैक्टली माइंड कैसे वर्क करता है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीजों को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये सेकंड वर्क होता है। एप्लीकेशन जहां पर हमने जो भी रिसर्च की है उसको अप्लाई कर दें, उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है हम एक्सपीरियंस करें, हम उसको यूज में लेकर आए। सो बेसिकली माइंड कैसे वर्क करता है ये पहले हमने समझा, फिर हमने उसको अप्लाई किया, हमने ह्यूमंस में एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस एक चीज को समझने की कोशिश करी। ये जस्ट एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। देखो, हम चैप्टर 1 में जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने साइकोलॉजी को पढ़ना
स्टार्ट किया है। तो यहाँ आपको एक जस्ट जनरल आइडिया दिया जा रहा है कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी जो है वो होती क्या है। उसके बारे में डिटेल्स में हम हमारे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। यहाँ आपको एक जनरल आइडिया दिया कि साइकोलॉजिस्ट बेसिकली दो वर्क करते हैं, एक तो रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में और दूसरा अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी को या एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये दो टास्क, ये दो वर्क्स जो हैं साइकोलॉजिस्ट के, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द थीम्स व्हिच प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी? सो देयर आर सेवरल सच थीम्स। अब वो कौन सी थीम्स होती हैं जिसके थ्रू जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो रिसर्च कर सकता है और उसने जो भी रिसर्च की है या जो भी उसने साइकोलॉजी में समझा है उसे अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए कुछ थीम्स होती हैं। उन थीम्स को ध्यान में रखते हुए उन थीम्स के बेसिस पर हमने जो भी रिसर्च की है, हमने जो भी एप्लीकेशन मतलब जो भी हम कर रहे हैं, उन थीम्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। कैसे होता है ये सारा प्रोसेस, कौन कौन सी थीम्स होती हैं, उन थीम्स के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, थीम्स के थ्रू हम कैसे रिसर्च और एप्लीकेशन करते हैं साइकोलॉजी में, ये सारा कुछ अब आप डिटेल में समझोगे। अभी यहाँ तक आपको जस्ट क्या सारी चीजें बतानी थी कि साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वो दो काम होते हैं, एक तो रिसर्च इन साइकोलॉजी और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब ये दोनों चीजें कैसे होती हैं, यहाँ पर हम कुछ 5 थीम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन 5 थीम्स के थ्रू आप समझोगे कि एग्जैक्टली जो भी रिसर्च की जाती है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं या रिसर्च को भी हम कैसे करते हैं या साइकोलॉजिस्ट कैसे करते हैं। क्लियर है? आई होप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया वो क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके हम इन थीम्स को समझेंगे। सो सबसे पहले है थीम 1, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि अभी तक हमने साइकोलॉजी में कितनी सारी चीजों को डिस्कस किया। जब हमने देखा कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुआ, तो हमने उसमें कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि साइकोलॉजी में जो है मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस में भी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। इसके बाद में परसेप्शन, इन्वायरमेंट, ठीक है, ह्यूमन जो है वो अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एक्सपीरियंस करता है, एंड ढेर सारे ऐसे कंसेप्ट्स को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजी में इन सारी चीजों को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहली जो हमारी थीम है उसमें ये कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी जैसे बाकी दूसरी साइंस होती हैं, जो भी अभी तक आपने साइंस पढ़ा, आपने बायो में पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, आपने फिजिक्स में पढ़ा, जितनी भी साइंसेज होती हैं, जितनी भी साइंसेज होती है, सिर्फ ये नहीं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जितनी भी साइंस होती हैं उसमें हम जिस भी तरह से जो है रिसर्च करते हैं, सेम वे में साइकोलॉजी भी जो है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेके कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करती है। क्या करती है? कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको माइंड को स्टडी करना था, हमने गए और माइंड को स्टडी कर लिया, उसको लेके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमको जो है रिसर्च करना होता है, जिसको ध्यान में रख के हम चीजों को स्टडी करते हैं। अब वो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं और कैसे साइकोलॉजी दूसरी साइंसेस की तरह ही स्टडी करती है? सो देखो, इन रिसर्च द मेन कंसर्न इज विद द अंडरस्टैंडिंग and explanation of behavior and mental events and processes। रिसर्च में हमारा मेन कंसर्न क्या है, साइकोलॉजिस्ट का मेन कंसर्न क्या है कि कैसे बिहेवियर जो है वो, उस बिहेवियर को समझना। ह्यूमंस किसी तरह से बिहेव करते हैं तो वो ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, उसके रीजन को समझना, उसको जानना। एंड सेकेंडली जो मेंटल इवेंट्स होते हैं, जो माइंड के प्रोसेसेस होते हैं, वो मेंटल इवेंट्स कैसे होते हैं उस एक चीज को समझना और समझ के इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि रिसर्च में मेन कंसर्न क्या है, इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट्स। मेंटल इवेंट्स और बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड करना है, ये हमारा रिसर्च का मेन कंसर्न है, इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिस्ट हु चूज टू एंगेज इन रिसर्च फंक्शन मोर लाइक अदर साइंटिस्ट, लाइक देम दे ड्रॉ कंक्लूजंस व्हिच आर सपोर्टेड बाय डेटा। साइंस का एक एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो साइंस का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है, जिस भी चीज पर हम रिसर्च करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि हमें किस एक चीज पर रिसर्च करना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका क्वेश्चन कि मुझे रिसर्च किस एक चीज पर करना है। साइंस का भी अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट में आपका कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा होगा ना कुछ तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो कुछ आपका एम होगा कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ इस एक टॉपिक पर। फिर जब आप उसके लिए रिसर्च करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझोगे।
ठीक है, अच्छे से उस एक चीज को पहले क्या करोगे, समझोगे, उसके बाद में जो भी रिसर्च आप करना चाहते हो उसके लिए डेटा कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप लैब में ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 10th क्लास तक हम सभी ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं साइंस में, लैब में। सो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो भी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है या जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आप वो ले लोगे, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। यहाँ जो भी हमारा क्वेश्चन होगा पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद में उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जो है रिसर्च करने के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर ये जो डेटा हमको मिला है, इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, इस डेटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको समझेंगे, इसके ऊपर पूरी पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। इसके बाद में हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, इसके बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि अगर हमने जो भी हमारा क्वेश्चन था कि ये चीज कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करने गए हो तो उसके लिए आपको जो भी सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, जो भी आपको उसके लिए सॉल्यूशंस चाहिए तो वो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो समझोगे कि मैं ये एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहता हूँ, उसके बाद में जो भी सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होंगे उन्हें लोगे, उसके बाद में आप अपना एक्सपेरिमेंट करोगे, चीजों को सारा एनालाइज करोगे। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो है मतलब जो भी आपने सॉल्यूशंस मिक्सअप किए, केमिकल, ठीक है, केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, आपने जो भी सॉल्यूशंस को मिक्सअप किया, जो भी किया, उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आता है आप उसको पूरी तरह से एनालाइज करोगे और फाइनली किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। फिर जैसे हम जो है वो पीएच लेवल वगैरह को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, ठीक है, लैब में आपने भी करे होंगे कि पीएच लेवल जो है इस पर्टिकुलर चीज में कितना है, तो हम उसके लिए अपने जो है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती थी वो सारे सॉल्यूशंस वगैरह लेके आते थे, फिर एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर उसमें समझते थे कि अच्छा ऐसा हुआ है तो उसके ये रीजन है, हमारे टीचर हमको बताते हैं, फाइनली एनालाइज करते थे और एक कंक्लूजन पर हम पहुंच जाते थे कि इस पर्टिकुलर चीज का पीएच लेवल इतना होता है, ठीक है। अब ये आप किस में करते हो, साइंस में करते हो, और जिस तरह से हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम उसी वे में हम साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं वो डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गिव अप क्यों कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जब उनको बार बार जो है डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है तो वो बार बार वो गिव अप क्यों कर जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको समझा कि फेलियर जो है मतलब आप बार बार आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही है, आप उससे फाइट नहीं कर पाते हो तो अल्टीमेटली आप जो है गिव अप कर देते हो, आप फेल हो जाते हो। तो हमने इसको समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो है मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाए उनके ऊपर, हमने वो मैथ्स सॉल्यूशन का जो है मैथ्स प्रॉब्लम्स का जो है एक पूरा एग्जांपल डिस्कस किया था। तो हमने जो है स्टूडेंट्स लिए, उनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दी, फिर उसके बाद में हमने एनालाइज किया एग्जैक्टली कि क्या सारी रियलिटी है, और जब हमने जो है एनालाइज किया उसके बाद हम किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि क्योंकि आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, इसलिए आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते और अल्टीमेटली आप गिव अप कर देते हो। तो सेम वे में जैसे हमने यहाँ साइंस का एक्सपेरिमेंट किया, सेम वे में साइकोलॉजी के भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहां भी कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं जो डेटा सपोर्ट करता है, जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे। देखो ये रिसर्च के जो टॉपिक्स है ना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके, बट अभी जो आपको जानना है वो ये एक चीज है कि जब हम किसी भी चीज पर रिसर्च करने के लिए सोचते हैं या करना चाहते हैं तो हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब छोटे रहे होंगे तो बहुत सारे सर्वेज शायद आपने करे होंगे, ठीक है, आपने सर्वे किया होगा, आप जो है मतलब किसी चीज को लेके आप कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे चल रहा था कि बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हम बसेस को यूज करते हैं, तो वो बस जो है मतलब हमारे लिए पूरी फैसिलिटीज हमको देती हैं या नहीं देती हैं, वो बसेस हमारे लिए यूजफुल हैं या नहीं है, क्या उन बसेस में कुछ लेक्यूनाज हैं, तो उसको लेके पूरा रिसर्च चल रहा था। तो हमने क्या करा, हमने जैसे सपोज 10 to 20 पीपल को लिया और उनसे वो एक पूरा फॉर्म था जिसमें बसेस के रिगार्डिंग, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस थे और उन लोगों को उन क्वेश्चंस को फिल करना था। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप कितना ज्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज मतलब किन पर्पसेस की वजह से करते हो, कि आपको वो जो है चीप रेट्स लगते हैं इसलिए करते हो, आपका टाइम बच जाता है, या फिर जो भी ढेर सारे रीजंस हैं आप क्यों उनको यूज करते हो, क्या आपको उसमें लगता है कि हमको कोई और चेंजेस करना चाहिए मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या आपको लगता है कि इसके कुछ जो है लेक्यूनास है जिस पर हमें वर्क करना चाहिए। तो ऐसे हमने जो है 10 to 20 पीपल से बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके डेटा कलेक्ट कर लिया। जब वो डेटा हमारे पास में आ गया, उन 10-20 पीपल का रिस्पांस हमारे पास में आ गया, हमने उसको एनालाइज किया और हमको जो भी उसमें सारे रीजंस दिखे, जो भी हमको उसमें लगा कि हाँ ये ड्रॉबैक्स हैं या ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फिर हमने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया और फाइनली हमने कोई कंक्लूजन दिया। तो सेम वे में साइकोलॉजी में भी हम जो है डेटा के थ्रू कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को। सेम वे में साइकोलॉजी में भी रिसर्च की जाती है। यहां पर हम मेंटल
इवेंट्स और बिहेवियर पर जो है ज्यादा फोकस करते हैं। They design and conduct experiments or studies under controlled conditions on a wide range of psychological phenomena. साइकोलॉजी में भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करते हैं कि हमें कोई भी रिसर्च करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, और वहां पर जो है मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ये जो है कंडीशन होगी, इसके अंदर रह के हमको जो है इस पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च करना है। तो सेम वे में यहां भी रिसर्च की जाती है। हम देखो क्या एक चीज पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या थीम्स होती हैं रिसर्च और एप्लीकेशन की साइकोलॉजी में। तो वो रिसर्च और एप्लीकेशन करने के लिए थीम 1 हमने देखा कि जहां पर हम साइंस की ही तरह एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड को समझना चाहते हैं या मेंटल प्रोसेसेस को समझना चाहते हैं, तो इस तरह से हम उसमें रिसर्च करते हैं। पर्पस क्या है? इट इज टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। हमारा पर्पस ये है कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस कैसे होते हैं उसको लेके हमको जनरल प्रिंसिपल्स डिफाइन कर दें कि जो है मतलब इन जनरल ह्यूमन का माइंड इस तरह से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या बहुत सारी जो है हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हम जो है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सारी चीज़ों के साथ में फाइट करते हैं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत ही वैसा फील करने लग जाते हैं कि यार यार हम नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, और थोड़ा सा फेलर हमको वहीं दिखने लग जाता है। सो ये दो एक ह्यूमन बिहेवियर को हम देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा जब उसके सामने ढेर सारे चैलेंजेस को लाके रख दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या सारी चीजें होती हैं उसके प्रिंसिपल्स को हम यहां पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स को बनाना ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेके ये पर्पस होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च और एप्लीकेशन के अंदर। ये क्लियर है। नेक्स्ट, द कंक्लूजन्स ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज अप्लाई टू एवरीबॉडी एंड आर देयरफॉर यूनिवर्सल। और फिर इसके बाद में हम जो भी कंक्लूजन बनाते हैं कि ह्यूमंस इन जनरल बात हो रही, पर्टिकुलर बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ह्यूमन किस तरह से बिहेव करेगा, या जैसे फॉर एग्जांपल 5% हैं, ठीक है, और 5% सभी एक दूसरे के साथ में जो है मतलब जितने भी 5 पीपल हमने यहाँ पर लिए हैं सब एक जैसा बिहेव करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। बट एक जनरल आइडिया कि इन जनरल ह्यूमंस किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका माइंड कैसे वर्क करता है, ये जनरल प्रिंसिपल्स को हम बना लेंगे, और ये जनरल प्रिंसिपल्स जो होंगे ये यूनिवर्सल होंगे, हर एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, सोशल, डिफरेंशियल, एबनॉर्मल साइकोलॉजी are generally regarded as domains representing basic psychology। और जब हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइकोलॉजी करते हैं, कंपेयर करते हुए साइकोलॉजी करते हैं, चाहे फिजियोलॉजी में हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, जब हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी तो हमने उसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को भी डिस्कस किया कि एक जो मतलब छोटा सा बच्चा होता है और जब वो पूरा मतलब बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ में जब वो ओल्ड एज में भी चला जाता है, तो कैसे डेवलपमेंट उसका होता है, कैसे उसकी सराउंडिंग, उसके पूरे प्रोसेसेस उसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सोशल, डिफरेंशियल, एबनॉर्मल, हर एक तरीके की ये जो साइकोलॉजी के ब्रांचेस होते हैं ये सभी बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। क्लियर है ये भी। सो हमारी जो फर्स्ट थीम थी उसमें क्या एक चीज हमने डिस्कस कर रहे थे कि हमको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बनाने हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेकर हो, और यहाँ हम जिस भी तरीके से सारा रिसर्च करने वाले हैं वो बाकी दूसरी साइंस की तरह ही होगा। सो द थीम्स ऑफ रिसर्च इन दीज फील्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। हमने देखा कि जो भी हम यहाँ जनरल प्रिंसिपल्स बनाएंगे वो यूनिवर्सल होंगे, और हमने कुछ बेसिक साइकोलॉजी की क्या सारी ब्रांचेस होती हैं उनको भी डिस्कस किया। तो यहाँ जितनी भी थीम्स हैं वो डिफरेंटली सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम किन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो भी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू परसेप्शन, जिसके थ्रू हम चीजों को फील कर पाते हैं, जो भी जिस भी तरह से हम चीजों को लर्न कर पाते हैं, जिस भी तरह से हम चीजों को अपनी मेमोरी में रख पाते हैं, तो वो क्या सारी चीजें होती हैं उसको लेके एक्सपेरिमेंट करना, लोगों के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना, है ना। इसके लिए हमने एक जो है स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, याद है, ये याद है या नहीं है? अगर नहीं है तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स को भी अच्छे से समझ लो ताकि हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो जैसे भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरह से ह्यूमंस जो है उनका माइंड, उनकी मेमोरी, उनकी थिंकिंग, मोटिवेशन, ये सारे प्रोसेसेस उनके अंदर होते हैं, इसको लेके एक्सपेरिमेंट्स करना, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो जाएगी, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स को यूज करते हो एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीजों को समझते हो। दूसरी तरफ जो आपकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बेसिस पढ़ते हैं बिहेवियर की, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो आपके बिहेवियर को किस तरह से गाइड कर रही है। तो भले ही सभी बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आते हैं बट इनकी थीम जो है रिसर्च करने की वो डिफरेंट होगी, सभी अपने अपने जनरल प्रिंसिपल्स को क्रिएट करेंगे। जैसे
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस को पढ़ते हैं बिहेवियर में, कि आपके बिहेवियर में ह्यूमन लाइफ जब स्टार्ट होती है वहां से लेके पूरे एंड तक, मतलब जब आप एक मदर के वॉम्ब में चाइल्ड होते हो, फिर आपका बर्थ होता है, फिर वहां से लेके आपकी पूरी ओल्ड एज तक आपके अंदर किस तरह के क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जिस भी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। और वहीं जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके बिहेवियर को आपके सोशल कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, जिस भी सोसाइटी का पार्ट हो, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो। ये जितने भी यहाँ पर सारे साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के बारे में दिया है, इनके बारे में हम डिटेल्स में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में यहाँ मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ हम थीम्स को डिस्कस करेंगे कि थीम्स जो होंगी रिसर्च करने की वो डिफरेंट हो सकती हैं। आप डिफरेंट तरह से मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस कर सकते हो, बट आपको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को भी क्रिएट करना है साइकोलॉजी के अंदर रहते हुए, कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है, आए यहां तक समझ में? तो थीम 1 किसी चीज को लेकर है कि बाकी दूसरी साइंसेस की तरह साइकोलॉजी में भी हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं किसी चीज को लेके, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेके। जैसे साइंस में कुछ चीजें होती हैं कि साइंस जो है वो ये कहता है, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को लेके साइंस का ये कहना है, जैसे ग्रेविटी को लेके साइंस की अपनी एक थ्योरी है, तो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेके भी साइकोलॉजी की अपनी एक थ्योरी होनी चाहिए, एक जनरल प्रिंसिपल होना चाहिए। ये फर्स्ट थीम है रिसर्च और एप्लीकेशन के अंदर। ये क्लियर है? आई होप ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो थीम है दैट इज थीम 2, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्संस एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बिहेवियर एक पूरा जो पर्सन होते हैं और जो एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि जिस भी जगह, जिस भी रीजन, जिस भी कंट्री, जिस भी सोसाइटी का आप पार्ट हो, उस सोसाइटी में आपके आसपास में जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं वो, और दूसरी तरफ आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो। जैसे हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि आपके जो भी फिजिकल पूरा इन्वायरमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में रहते हो, या आप बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हो, या आप टेम्परेट जोन में रहते हो, या आप जहां पर रहते हो वहां बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती हैं, या आप जहां पर रहते हो वहां बहुत पॉल्यूशन होता है, तो आपका इन्वायरमेंट और आपके आसपास में जितने भी पीपल रहते हैं वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन बिहेवियर में। ठीक है, ये थीम सेकंड कह रही कि ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्संस एंड एनवायरनमेंट। अब इसको समझते हैं डिटेल में। सो देखो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको फेमस इक्वेशन दी गई है जिसे कुर्ट लेविन ने प्रपोज किया था। कुर्ट लेविन सबसे पहले एक बहुत ही फेमस इक्वेशन प्रपोज करते हैं, दैट इज B इज इक्वल्स टू F इन ब्रैकेट P डॉट E। ठीक है, B इक्वल्स टू F इन ब्रैकेट P एंड E और ब्रैकेट क्लोज। ये एक जो इक्वेशन यहाँ आपको दी है, सबसे पहले तो अगर एग्जाम वाइज देखें तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछी जा सकती है कि इस इसको एक्सप्लेन करो या इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये सारी इक्वेशन तो हमने मैथ्स में पढ़ी हुई थी, वापस से साइकोलॉजी में कहाँ से आ गई? तो साइकोलॉजी में भी आपको ये सारी चीजें जो है मिलती रहेंगी, आप समझते रहोगे। साइकोलॉजी का इवन एक जो है अपना वो भी होता है, क्या बोलते हैं ना उसको, लोगो भी होता है, उस लोगों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो कुर्ट लेविन क्या कहते हैं, सबसे पहले एक बहुत ही फेमस इक्वेशन देते हैं। वो इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन क्या कहती है कि बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड हिज और हर एनवायरनमेंट। यहाँ बी क्या है? यहाँ जो आपका बी है दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर किसी चीज का प्रोडक्ट है? आपके पर्सन, P फॉर पर्सन एंड E फॉर एनवायरनमेंट। जो भी पर्सन है और उसका जो भी एनवायरनमेंट है उसका प्रोडक्ट होता है बिहेवियर। बिहेवियर इन दोनों चीजों से मिलके बन रहा है। सो ये जो आपकी डेफिनेशन है कि ह्यूमन बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स पर्सन एंड एनवायरनमेंट, इसलिए ये इक्वेशन बनाई गई है। क्लियर है? तो लेविन ने ये जो है इक्वेशन बहुत पहले बता दी थी और उन्होंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि हम जिस भी तरह से बिहेव करते हैं डिपेंड करता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, किन मतलब हम पर्सन किस तरह के हैं। देखो, what this equation simply tells us is that variations we find in human behavior are largely due to the fact that persons differ with respect to their various attributes because of their genetic endowments and diverse experiences, and so do the environment they are placed in. इस इक्वेशन में सिंपली क्या एक चीज कही जा रही है कि ह्यूमन का बिहेवियर दो चीजों पर डिपेंडेंट है। एक तो क्योंकि हमने देखा है कि सभी पर्सन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सबसे पहले तो हमारे जेनेटिक्स की वजह से भी और हमारे अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से भी। क्या आप और आपके फ्रेंड बिल्कुल सेम है? आपकी लाइफ, आपकी पूरी हर एक चीज, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपके जो भी जितने भी सारी चीजें आपके अंदर, आपके जेनेटिक्स और हर एक चीज बिल्कुल सेम है, आप दिखते भी बिल्कुल सेम हो, क्या ऐसा कुछ है? नहीं होता। हर
हर एक पर्सन अपने आप में अलग होता है, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं वो सेम नहीं होते, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरी तरफ बायोलॉजिकली भी सब एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सबके अपने अपने जो कंपोनेंट्स है, जेनेटिक एंडाउमेंट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो सबसे पहले तो पर्सन्स डिफरेंट है। दूसरी तरफ आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है, आपका जैसा भी इन्वायरमेंट है, जिस भी सराउंडिंग में आप रहते हो, वो चीजें, ये दोनों ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट करते हैं, और इस वजह से ह्यूमन बिहेवियर में वेरिएशंस होती है। तो जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा था कि कुछ ह्यूमंस बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, कुछ ह्यूमंस बहुत ही इमोशनल हैं, कोई ह्यूमंस बहुत हैप्पी हैं, कोई ह्यूमंस बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है। तो इसका रीजन इसलिए है क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, और उसके ये दो रीजंस हैं, पी एंड ई। ये क्लियर है। नेक्स्ट, हियर द एनवायरनमेंट इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज इट इज परसीव्ड और मेड सेंस बाय द पर्संस। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट को इसलिए कंसेप्ट में ले रहे हैं, इसलिए उसको कंसेप्चुअलाइज करें क्योंकि एनवायरनमेंट को फील कौन करते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, जो पर्संस होते हैं, वही। एंड साइकोलॉजिस्ट हैव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कंसिडर्ड दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर द सेम इफ वन कंसिडर्स देयर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और साइकोलॉजी ने बहुत पहले ही इस एक चीज को क्लियर कर दिया था कि दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर हम इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं तो दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, कभी भी सेम नहीं होने वाले साइकोलॉजिकली, ठीक है। They vary with respect to their intelligence, interest, values, aptitudes and various other personality characteristics. बहुत चीजों में वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। इंटेलिजेंस में, साथ ही साथ में आपके अपने इंटरेस्ट, आपके अपनी वैल्यूज, आपके अपने एप्टीट्यूड्स, हर एक चीज में ह्यूमंस जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर है। एंड इन फैक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट केम टू बी कंस्ट्रक्टेड टू मेजर सच डिफरेंसेस। और इसीलिए हम साइकोलॉजी में ढेर सारे टेस्ट, बहुत सारी रिसर्च इन सारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी समझने के लिए करते हैं, ताकि हम इन डिफरेंसेस को मेजर कर सके। एंड अ डिसिप्लिन कॉल्ड डिफरेंशियल साइकोलॉजी विच फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इमर्ज्ड एंड फ्लरिश्ड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और एक डिसिप्लिन जिसका नाम है डिफरेंशियल साइकोलॉजी, जो कि लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज होता है, जिसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस करते हैं। क्लियर है। तो साइकोलॉजी में बहुत पहले ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बता दिया गया था कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके लिए डिफरेंशियल साइकोलॉजी जो है वो एस्टैब्लिश होती है, जहां हम ह्यूमन डिफरेंसेस को फोकस करते हैं। क्लियर है। ये भी आगे यहां तक समझ में, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मोस्ट ऑफ इट स्टिल रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी, जहां हम ये बोलते हैं कि पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ह्यूमंस के वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको पर्सनालिटी साइकोलॉजी भी कहते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल्दो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल, दे आर ससेप्टिबल टू इंडिविजुअल डिस्पोजिशंस। बिसाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट देयर आर वेरिएशंस इन बिहेवियर व्हिच ऑकर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अभी जो हमने थीम 1 में डिस्कस किया कि हमें कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लेकर आने हैं मेंटल प्रोसेसेस और ह्यूमन बिहेवियर को लेके, जो कि साइकोलॉजिस्ट लेके भी आते हैं, जो कि यूनिवर्सल है नेचर में, जो सभी के लिए होते हैं। बट जो भी ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसमें मतलब जो कोर है, कोर साइकोलॉजी यूनिवर्सल है, बट अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर जो है डिफरेंसेस होते हैं। इन जनरल अगर हम कह रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल है। बट अगर अब हम पर्टिकुलर पर आ जाएं, किसी इंडिविजुअल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ह्यूमंस के बीच में डिफरेंसेस होंगे, और वो डिफरेंसेस उस पर्सन और उसके एनवायरनमेंट की वजह से होने वाले हैं। ये थीम 2 में कहा जाता है, और इन दोनों थीम्स को ध्यान में रखते हुए हम रिसर्च और एप्लीकेशन करते हैं। क्लियर है। ये भी आगे यहां तक समझ में। एंड दिस इज अ व्यू विच साइकोलॉजिस्ट हैव टेकन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। और ये जो एक व्यू है जहां हम पर्टिकुलर लेवल पर इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं, उनसे लिया गया है। Psychologists look for explanations of various psychological phenomena based on individual environment interaction. साइकोलॉजी में हम जो है बहुत सारे फिनोमेना को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, कि इंडिविजुअल जो है वो कैसा है और वो किस तरह के एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। Although it is difficult, psychologists do seek out the relative importance of hereditary and environment in explaining human behavior. Although ये चीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सभी ह्यूमंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं और सभी डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, बट स्टिल साइकोलॉजी जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों को लेके एक रिलेशनशिप बिल्टअप कर ही लेते हैं, जिसके थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी थीम 3, जहां पर ये कहा जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। अब देखो, अभी तक हमने क्या सारी चीजें पढ़ी। थीम 1 में हमने डिस्कस किया, देखो थीम 1 में हमने क्या एक चीज डिस्कस करी कि सबसे पहले तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो यूनिवर्सल है, या फिर हम ये कहें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को बिल्डअप करना, डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स, डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और ये जो होंगे ये कैसे होंगे, ये यूनिवर्सल होंगे, इन जनरल होंगे, ठीक है। थीम 2 में हमने क्या डिस्कस किया, थीम 2 में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो जो है उसके पर्सन और इन्वायरमेंट, इक्वेशन ही लिख लेते हैं हम, ह्यूमन बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड हिज और हर इन्वायरमेंट। यानी यहां पर हम पर्टिकुलर लेवल पर आ गए कि ह्यूमंस के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और वो पर्सन जिस भी तरह के पर्सन वो हैं, और साथ ही साथ में उनके इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं। तो ये हमने पर्टिकुलर लेवल पर बात करी। फर्स्ट थीम में हम इन जनरल बात कर रहे थे और यहां हम पर्टिकुलर हो गए, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को हम डिस्कस कर रहे थे। थर्ड जो आपकी थीम है, थर्ड थीम क्या कहती है, थीम 3 ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है दैट इज कॉज्ड, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ह्यूमन जिस भी तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके अपने पर्टिकुलर रीजंस हैं, उसके अपने पर्टिकुलर कॉजेज हैं, जिन्हें हमको ध्यान में रखना चाहिए रिसर्च और एप्लीकेशन के टाइम पर। अब वो कौन से ह्यूमन बिहेवियर के रीजंस हैं, कौन से कॉजेज हैं, उन्हें हम यहाँ पर थीम 3 में डिस्कस करेंगे। देखो, so most psychologists believe that all human behavior can be explained in terms of causes which are internal to the organism and external having location in the outside environment। हमारे inside मतलब हमारा internal जो सारा system होता है, जो human body होती है, हमारे जो अपने organisms होते हैं उसके थ्रू, और हमारा जो external environment है, जो हमारा पूरा surrounding है, जो हमारे आसपास में सारी चीजें होती हैं, ये दोनों ही कॉजेज होते हैं। किन चीजों के कॉजेज होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के। यानी हर एक ह्यूमन बिहेवियर अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से ही होता है। ह्यूमन जिस भी तरह से बिहेव करते हैं उसके रीजंस होते हैं, अब वो चाहे इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। Causal explanations are central to all sciences because without understanding them no prediction will be possible। Causal explanation यानी causes को समझना, जो भी कारण है human behavior के या जो भी चीज़ है उस एक पर्टिकुलर चीज़ को समझना, उसके reasons को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्टली क्या सारे रीजंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब जो है चीजों को फील कर पाते हैं, चीजों से कनेक्ट कर पाता है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि अरे वो इमोशनल है क्योंकि उसके नेचर में है वो चीज, वो उसके नेचर में नहीं, उसके इमोशनल होने के पीछे रीजंस है। जैसे स्पेशली हमने देखा है कि लड़कियां ज्यादातर इमोशनल होती हैं, मतलब ये मैं कोई ऐसा वो नहीं बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ये मतलब एक जो कॉमन सेंस होता है जनरली ये एक चीज कही जाती है कि लड़कियां जनरली जो है ज्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी में क्या एक चीज की जाएगी, उसके उस बिहेवियर, उस इमोशनल बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस है, उस एक चीज को समझा जाएगा। तो जनरली ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ, मैं किसी प्रैक्टिकल चीज पे नहीं जा रही हूँ, कि जनरली लड़कियों को घर में जो है बहुत लाड़ प्यार के साथ में रखा जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि इनकी जब शादी हो जाएगी तो ये दूसरे घर चली जाएंगी, ठीक है। सो बहुत ही लाड़ प्यार से जो है उनको रखा जाता है और उनको जो है मतलब हर एक चीज सिखाई जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, ठीक है, उनकी जो फैमिली होती है उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होती है, उन्हें लव और केयर की आदत होती है। तो वो एक जो चीज उन्हें दी जाती है, जो लव एंड केयर उन्हें मिलता है, उसे वो जो है अपने बाकी अपने आसपास में जो लोग हैं उनके साथ में स्प्रेड आउट करती है। जब उन्हें वो चीज रिटर्न में नहीं आती या जो भी रीजंस होते हैं, तो अक्सर जो है मतलब देखा जाता है कि वो इमोशनल होती हैं, चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सोचती हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमन बॉडी के ही अंदर होता है। अब ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसे नहीं होते, लड़के भी इमोशनल होते हैं, लड़के भी बहुत लव एंड केयर इन सारी चीजों को करते हैं। बट यहाँ जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां ही इमोशनल होती हैं, लड़के भी होते हैं, बट इन जनरल
ऐसा देखा जाता है। अब ये नहीं बोल सकते ना कि ये जस्ट हम प्रेडिक्ट करें कि हाँ वो तो उसके नेचर में होगा, उसके एग्जैक्टली रीजंस क्या हैं, उस एक चीज को पता लगाना साइकोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है, कि हमको इस एक चीज को भी जानना है कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। और ये हर एक साइंस में किया जाता है, कोई भी साइंस हो, हम कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो भी हमारे पास में रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के आने के पीछे रीजंस होने चाहिए ना। सो कॉजेस को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्दो साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर causal explanations of behavior, they also realize that simple linear explanations such as x causing y do not hold true. So जैसे कि साइकोलॉजिस्ट causal explanations की बात करते हैं, वो simple linear explanations की बात करते हैं, जैसे x causing y, this such as x causing y do not hold true, मतलब कि जस्ट ऐसा ना हो कि सिंपल सा हमने जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इसकी वजह से ये चीज हुई थी, उसको पूरी तरह से उसके पूरे रीजंस को, उसके पूरे कॉजेस को आपको डिस्क्राइब करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। उस एक चीज की साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। किसी भी बिहेवियर का कोई एक कारण नहीं होता, जैसे यहाँ पे दिया ना कि x causing y, x की वजह से y को ऐसा हो गया। सो ये जस्ट एक सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशन या सिर्फ एक आध कोई कॉज नहीं होता। कोई भी चीज के पीछे, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर के पीछे मल्टीपल कॉजेज होते हैं। कोई पर्सन बहुत ही स्ट्रेस में है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, तो सिर्फ उसका एक ही रीजन नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, हर बार फेलियर मिल रहा है तो डिप्रेस हो गया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो पढ़ाई रीजन नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई तो साथ ही साथ में टीचर्स का भी प्रेशर है, घर वालों का भी प्रेशर है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं, वो सारी चीजें भी हैं। उसके बाद में करियर में कोई चीज अच्छी नहीं हो पा रही, वो भी एक प्रेशर है। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट डिप्रेस हुआ। तो कोई एक कॉज नहीं होता, ढेर सारे कॉज होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के। एंड साइकोलॉजिस्ट देयर लुक फॉर कॉजल मॉडल्स वेयर अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अ बिहेवियर। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो कॉजल मोड को यूज करते हैं या कॉजल मॉडल को यूज करते हैं, जिसमें कि हम कॉजेस को एक्सप्लेन कर सकें। और हर एक कॉज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है। जैसे हमने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है, वो बड़ा ही डिप्रेस्ड हो चुका है, ठीक है। जैसे सपोज ये स्टूडेंट 12th क्लास में, जैसे सपोज, ठीक है, अब इसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, जो भी इसको टीचर समझाती है वो इसको समझ में नहीं आता, और जो है इसके बाद में इसको ज्यादा लोगों के साथ में घुलना मिलना भी पसंद नहीं था। वो उसके नेचर में था, ठीक है, वो उसका नेचर था कि उसको ज्यादा घुलना मिलना किसी के साथ में पसंद नहीं था। वो अक्सर जो है मतलब कम बोलना पसंद करता है, बट उसके जो लिमिटेड फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ में वो रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्टूडेंट अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले तो वो एक उसको टेंशन है। दूसरी तरफ उसकी टीचर उसको प्रेशराइज करिए कि यार तुमको कैसे बच्चे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, और दूसरे बच्चों के सामने उसको इन चीजों को रियलाइज करवा रही है कि उसकी जो है मतलब क्या क्या उसकी लेकिनाज हैं, क्या क्या सारी चीजें जिसकी वजह से वो पढ़ता लिखता नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको ये चीजें रियलाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। तीसरी तरफ उसके पेरेंट्स है, जब वो ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने भी बोला कि कैसा बच्चा है हमारा, ना पढ़ता है ना लिखता है, अभी 12th क्लास में आ चुका है, इसका अच्छे से जो है पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कैसे इसको कॉलेज मिलेगा। अब उस बच्चे को कॉलेज की भी टेंशन होगी, ठीक है। अब उसके बाद में उसके अपने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला ये पढ़ता लिखता नहीं है, इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, हम इसके साथ में रहेंगे तो हमारी भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो एक अलग उसको टेंशन। तो ये जो सारे इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये सारे कॉजेज, जहां पर पेरेंट्स उस बच्चे से रिलेटेड हैं, टीचर्स जो हैं, उसके फ्रेंड्स जो हैं, उसकी कॉलेज की टेंशन, उसके अपने करियर की, ये सब इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से वो बच्चा एक दिन धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। सो ये क्या होगा कि उस ह्यूमन बिहेवियर के हमको ढेर सारे इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों है। तो मतलब ये तो जस्ट मैंने आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं, और ये मैं जस्ट आपको इतने बेसिक एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूं, मतलब अभी तक हमने जितना भी चैप्टर 1 पढ़ा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है साइकोलॉजी को लेके। डिटेल्स आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे वैसे वैसे पढ़ते चलोगे, ठीक है। सो यहाँ जस्ट व्हाट इज साइकोलॉजी को समझना है, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन को समझ रहे हैं। तो जब भी आप रिसर्च करोगे, तो आप जिस भी फिनोमेना पर रिसर्च कर रहे हो या आप ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे हो, तो उसके मल्टीपल कॉजेज होंगे जिसमें इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने वाले हैं। Now, when it is said that behavior has multiple causes, it means that it is difficult to pinpoint one cause of behavior because it may itself be caused by another variable which in turn may be caused by some other. तो इसीलिए ये एक चीज कहना, जब हम कहते हैं कि बिहेवियर के लिए मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से पर्सन ऐसे बिहेव करता है, तो वहां किसी एक बिहेवियर को पिन पॉइंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो हमने बात करी इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। तो थर्ड क्या हो गया कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। और आपकी अब नेक्स्ट थीम जो है दैट इज थीम 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। अब यहां पर कौन सा सेगमेंट आ गया, यहां बात आ गई कल्चर की।
ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, जब हम उसको समझते हैं तो उसमें कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जब हमने कल्चरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था हमारी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, तब हमने देखा कि कल्चर जो होता है वो भी ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में, फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेम वे में कल्चर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और यहाँ हम उसको समझने वाले हैं। ये जो कल्चर वाली थीम है ये बहुत ही मतलब धीरे धीरे करके अभी रिसेंटली ही जो है ये थीम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है। इससे पहले हम कल्चर को इतना ज़्यादा जो है कंसिडर नहीं करते थे। देखो कैसे हमने कंसिडर करने स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो बिलीव करते हैं कि मोस्ट psychological theories and models are Euro-American in nature and therefore do not help us in understanding behaviors in other cultural settings। ज्यादातर जो भी थ्योरीज हैं, जो भी मॉडल्स हैं ह्यूमन बिहेवियर को लेके साइकोलॉजी में, वो यूरोपियन या अमेरिकन मॉडल पर बेस्ड हैं, मतलब वेस्टर्न मॉडल्स पर बेस्ड हैं। लेकिन जो बाकी दूसरी कंट्रीज हैं जहां डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स हैं, वहां ये मॉडल जो है वो हेल्प नहीं करते। मतलब अगर आप अमेरिका का मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट करो तो वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो साइकोलॉजिस्ट जो थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से, उन सभी ने इस यूरो अमेरिकन अप्रोच को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल अप्रोच था। ये ऐसा था कि यूरोप और अमेरिका ने मॉडल बना दिया, उसे सभी कंट्रीज मानेंगी। तो इस एक अप्रोच को हमने धीरे धीरे करके जो है क्रिटिसाइज किया और एक न्यू मॉडल सेटअप किया। मतलब हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग हमने साइकोलॉजिकल फिनोमेनास को स्टडी किया। मतलब हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग ऐसा कि जैसे इंडिया है, इंडिया का कल्चर किस एक तरीके का है, ठीक है। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर इज योर वे ऑफ लाइफ। आपके अपने आइडियाज, बिलीव्स, आपके अपना जो भी लाइफ स्टाइल होता है, फूड स्टाइल होता है, आपका फैशन, आपका ट्रेंड, ये सारी चीजें कल्चर के अंदर आती हैं। इंडिया का अपना कल्चर है। इंडिया का कल्चर उसके ह्यूमंस के बिलीव्स को, नोशंस को, वैल्यूज को फ्रेम करता है, ठीक है। कि आप किस तरह के आपके बिलीव्स होंगे, आपकी किस तरह की मान्यताएं होंगी, जो भी होगा आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को फ्रेम करोगे, आपको उस एक एनवायरमेंट में रहने की आदत हो जाएगी। तो इंडिया का कल्चर इंडियन पीपल के साइकोलॉजिकल फिनोमेनास को कहीं ना कहीं गाइड करता है, ठीक है। और यूरो अमेरिकन मॉडल जो है वो वहां के पीपल के लिए होता है। जैसे कि एक सिमिलर, ऐसा ही सिमिलर क्रिटिक है फेमिनिस्ट को लेके। फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जितने भी साइकोलॉजी में फिनोमेनास होते हैं वो सारे मेल को ध्यान में रखते हुए रखे गए। मतलब सभी जो है जितने भी मेल्स होते हैं, जितने भी मेन होते हैं, उनको ध्यान में रख के हमने साइकोलॉजिकल फिनोमेना की बात करी है। हमने वुमेन का पर्सपेक्टिव तो देखा ही नहीं। तो जब हम एक डायलेक्टिकल अप्रोच रखेंगे जहां फीमेल्स भी होंगी, मेल्स भी होंगे, तब हम मेल और फीमेल पर्सपेक्टिव को दोनों को ध्यान में रख के फिर ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ध्यान में रख के, तो वो चीज जो है मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी या करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देगी। ये आपकी बायस्ड रिसर्च हो जाएगी, जहां आप सिर्फ मेल्स को ध्यान में रख के रिसर्च कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो। तो इसलिए आपको मेल और फीमेल दोनों अप्रोच को रखना है। सेम वे में जब हम कल्चर की बात करते हैं तो किसी एक कल्चर या सिर्फ वेस्टर्न कल्चर जो है, उस वेस्टर्न कल्चर को पूरे वर्ल्ड में हम जो है पूरे यूनिवर्स में अप्लाई कर दें और फिर साइकोलॉजी को स्टडी करें, ऐसा नहीं हो सकता। सो जो डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं हमें उन्हें भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो इसीलिए जो ये थीम 4 है ये क्या कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, कल्चर के थ्रू जो है बनता है, और उस कल्चर को हमको ध्यान में रख के या मतलब उस कल्चर को हमको ध्यान में रख के ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहिए। क्लियर है? देन थीम 5 है आपकी ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसे कंट्रोल करके रखा जा सकता है, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है जब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देते हैं या उनको मतलब उनका एप्लीकेशन कर देते हैं। देखो हमने थीम 4 में क्या एक चीज डिस्कस करी। थीम 4 में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है। उसमें कल्चर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब यहां तक हम क्या कर रहे थे, देखो कंस्ट्रक्टेड से ही लिखा है ना मैंने, हाँ देखो पहले तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बनाओ कल्चर जो है ह्यूमन बिहेवियर को लेके, फिर पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को भी समझो कि इन पर्टिकुलर ह्यूमन कैसे बिहेव करता है और इन जनरल ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, उसके बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस होते हैं। ये आपका थीम 3 थी, ठीक है। क्या रीजंस होते हैं, ये आपकी थीम 3 थी। 4th हमने देखा कि कल्चर भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब यहां तक हमने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कर ली, अच्छे से इस एक चीज को हमने समझ लिया। अब जो आपकी थीम 5 है वो क्या एक चीज कह रही है कि ह्यूमन बिहेवियर को आप और अच्छे से समझ सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो जब आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दोगे। यहां तक हमने ह्यूमन बिहेवियर को समझा, साइकोलॉजी
साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को जो है फ्रेम किया, डेवलप किया। अब यहाँ थीम 5 में आपको उन सभी प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देना है, उनका एप्लीकेशन कर देना। तो जो हम पढ़ रहे थे थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, वो आपके थीम 5 तक आ चुका है, जहां पर अब हम जो है जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे ह्यूमन बिहेवियर को लेके उन्हें अप्लाई करने वाले हैं, उन पर जो है मतलब उसको यूज करने वाले हैं इन रियलिटी। यहां तक तो हम रिसर्च कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अब यहां पर उसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई किया जाता है रिसर्च में, या फिर मतलब रिसर्च और एप्लीकेशन के थ्रू हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं इन सारे प्रिंसिपल्स को। सो देखो, व्हाई डू साइंटिस्ट लाइक टू नो हाउ सर्टेन इवेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड, बी दे फिजिकल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिस्ट ऐसा क्यों साइंटिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई भी इवेंट है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, क्योंकि उनका कंसर्न क्या है कि हमको टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स या ऐसी मेथड्स को यूज करना है, ऐसी मेथड्स को डेवलप करना है जिससे हम ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, कहीं पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम कैसे इस अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सके, हम कैसे इस अर्थक्वेक को रोक सके, कौन कौन सी टेक्निक्स हम अडॉप्ट कर सके। या जस्ट सपोज कोई ऐसी प्लेस है, कोई ऐसा रीजन है जो अर्थक्वेक प्रोन है, तो वहां से हम ह्यूमंस को हटा दें। क्या कारण है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ह्यूमंस को एक अच्छी लाइफ मिल सके, उनकी लाइफ में मतलब क्वालिटी लाइफ जो है वो हम उनको इंश्योर करवा सके। सेम वे में चाहे साइकोलॉजी में हो या चाहे फिजिकल हो या किसी भी साइंस में हो, जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि हम ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो सीक द सेम व्हाइल अप्लाइंग नॉलेज जनरेटेड बाय देम। और साइकोलॉजिस्ट भी सेम यही चीज करते हैं, पहले चीजों को समझते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और जब उनको प्रॉपर नॉलेज किसी चीज का एक्वायर हो जाता है तो उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें साइकाइट्रिस्ट के बारे में, हमने डिस्कस किया कि साइकाइट्रिस्ट के पास में, जिसके पास में एक मेडिकल डिग्री होती है, जो कि स्पेशली ट्रेंड होता है, जो मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर सकता है अपने पेशेंट्स को, और उसके बाद में उसके जो भी पेशेंट्स होंगे उनको ठीक करने के लिए अपने पूरी कोशिश करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, तो पहले हम रिसर्च करेंगे कि ये पर्सन डिप्रेस्ड क्यों है, डिप्रेशन के पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो पर्सन डिप्रेस्ड है उसके ऊपर हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हमने समझा है, उसको अप्लाई करेंगे और उसको ठीक करने में, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में कोशिश करेंगे। सो सेम वे में साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं, पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज जो है उसको जनरेट करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। सो दिस ऑफन रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ सर्टेन डिफिकल्टीज और एडवर्स कंडीशंस दैट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ। तो इससे क्या होता है कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस में इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस, ग्रुप्स जिस भी तरह की डिफिकल्टीज, जिस भी तरह की लाइफ कंडीशंस को, एडवर्स कंडीशंस को फेस करते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं जो है हेल्प ही कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, एंड कॉन्सिक्वेंटली साइकोलॉजिस्ट मेक सर्टेन इंटरवेंशंस इनटू द लाइव्स ऑफ द नीडी पीपल। और जिन्हें भी चीजों की जरूरत है, जैसे मैंने आपको डिप्रेशन का अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं इस पूरे लेक्चर्स में, तो डिप्रेशन है जैसे, तो जो भी पर्सन डिप्रेशन में है, जिसे भी डिप्रेशन से बाहर आना है, तो उस नीडी पीपल की हेल्प कौन कर रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। सो दिस अप्लाइड रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैज ऑन द वन हैंड ब्रॉट द सब्जेक्ट क्लोजर टू द लाइफ ऑफ द पीपल इन जनरल देन अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स। और ये जो अप्लाइड रोल है साइकोलॉजी का, जहां हम रिसर्च करते हैं फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर देते हैं, इसकी वजह से साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमंस के, पीपल के बहुत ही क्लोज आ चुका है। हम सभी साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, हम सभी साइकोलॉजी को समझना भी चाहते हैं। और बाकी जो दूसरी सोशल साइंसेस होती हैं वो इतनी ज्यादा पीपल की क्लोज नहीं है, उन्हें आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो, बट अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ आप जो रिसर्च करो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो, और दिस एप्लीकेबिलिटी हैज ब्रॉट द सब्जेक्ट क्लोजर टू द लाइफ ऑफ द people. On the other hand, this role has also been very helpful in popularizing psychology as a subject in itself. और इसकी वजह से साइकोलॉजी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। Thus, several independent branches of psychology have emerged that try to use psychological theories, principles and facts to diagnose and resolve problems related to industrial, organizational setting, clinical service, education, environment, health, community development and so on. और जब हम इस तरह से साइकोलॉजिकल फिनोमेना पर
रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और फिर प्रॉपर नॉलेज गेन करने के बाद में उस नॉलेज को अप्लाई कर देते हैं, इसकी वजह से साइकोलॉजी की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं साइकोलॉजी की, जहां पर हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज को समझते हैं, प्रिंसिपल्स को समझते हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं, इन चीजों को समझने के बाद में उसको अप्लाई करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, क्लिनिकल सर्विसेज, हेल्थ साइकोलॉजी, इन सारी चीजों में जितनी भी ब्रांचेस को आप स्टडी कर चुके हो, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, ये सारे एरियाज रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्कूल साइकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हमें किस तरह से एक पूरा प्रॉपर साइकोलॉजिकल सेटिंग प्रोवाइड करना है जिससे उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है, ये भी आए यहाँ तक समझ में। तो आई होप हमने जितनी भी 5 थीम्स को यहाँ पर डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे जो है साइकोलॉजी में रिसर्च और एप्लीकेशन की जाती है। रिसर्च तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और एप्लीकेशन क्या कि जो भी रिसर्च हमने की है, जो भी डेटा हमारे पास में है उसको अब अप्लाई करना है हमको। जैसे हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो या तो हम उसको लैब में भी कर सकते हैं या हम उसको नेचुरल सेटिंग में भी कर सकते हैं। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। अब बेसिक और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इसका एक डिफरेंस, इसका एक जो है कंपैरिजन हम यहां पर समझने वाले हैं। बेसिक साइकोलॉजी क्या आपने समझा, जहां हम जनरल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को जो है डेवलप करते हैं, जहां हम रिसर्च करते हैं। और अप्लाइड आपने क्या समझा, जो रिसर्च की है उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, जो भी नॉलेज हमको मिला उसको हमने अप्लाई कर दिया। सो बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, वो एक डिस्टिंक्शन और लास्ट में यहां पर समझ लो। आई होप थीम्स ऑफ रिसर्च एंड साइकोलॉजिकल मतलब एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इट मे बी नोटेड एट this point that various areas put under the rubrics of basic and applied psychology are identified only on the basis of their emphasis on the study of certain subject matters and broader concerns. बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हम ढेर सारी फील्ड्स, डिफरेंट एरियाज को अप्लाई करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स को जो है स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई शार्प डिस्टिंक्शन तो नहीं है रिसर्च और एप्लीकेशन के बीच में, बट जो बेसिक है वो ये है कि बेसिक साइकोलॉजी में हम थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं। यानी कि जैसे हम जो भी सब्जेक्ट पर स्टडी करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डिप्रेशन के ही यहाँ पर पूरा एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई पर्सन डिप्रेस्ड है तो डिप्रेशन के पीछे क्या रीजंस होते हैं, डिप्रेशन को लेके एक पूरी थ्योरी बनाना और कुछ प्रिंसिपल सेट आउट करना कि डिप्रेशन होने के रीजंस ये होते हैं, कोई पर्सन डिप्रेस्ड इसलिए हो जाता है, क्या सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या सारे कॉजेज होते हैं और इसमें आपका सोशो कल्चरल एनवायरमेंटल ये सारे फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये एक पूरी थ्योरी बना के रखना। दैट इज योर बेसिक साइकोलॉजी। वो क्या है, बेसिक साइकोलॉजी। That form the basis of application of psychology, and applied psychology provides us with different context in which the theories and principles derived from research can be meaningfully applied। और जब हमने ये पूरा डिप्रेशन को लेके अपना पूरा थ्योरी प्रिंसिपल सेटअप कर लिया, ये हमारा बेसिक साइकोलॉजी यहाँ पर खत्म हो गया, जो भी नॉलेज हमको इससे मिला, जो भी थ्योरी प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पर बनाए, जब हम उसको लोगों पर अप्लाई कर देते हैं जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, दैट इज योर अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, ये बन जाती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। तो बेसिक जहां पर आप रिसर्च करते हो, जहां आप थ्योरीज को बिल्टअप करते हो, और अप्लाइड मतलब जो थ्योरी हमने बनाई उसको अप्लाई कर दिया। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी के बीच में। एंड ऑन द अदर हैंड, research is an integral part of even those fields of psychology that are mainly characterized by or subsumed under the category of application। और यहाँ पर जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च इंटीग्रल पार्ट है। चाहे आप कोई भी थ्योरी बना रहे हो या किसी भी फील्ड में साइकोलॉजी की आप जो भी चीज को जानना चाहते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो रिसर्च उसमें इंटीग्रल पार्ट रहेगा। जब आप रिसर्च करोगे तभी जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट सेटिंग्स, मेनी फील्ड्स दैट वर रिगार्डेड एज primarily research oriented in previous decades have also gradually turned into application oriented। और जब से ये साइकोलॉजी का जो मतलब पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा थीम है, जब से ये डेवलप होना स्टार्ट करता है, जब से ये इंक्रीज होने लग जाती है डिमांड साइकोलॉजी को लेके, साइकोलॉजिकल फिनोमेना को लेके, सो डिफरेंट फील्ड्स में जहां अभी तक सिर्फ रिसर्च हुआ करती थी, अब हमने वहां पर उसको मतलब उस रिसर्च को, उन थ्योरीज को अप्लाई भी कर दिया, जिसकी वजह से वो पहले रिसर्च ओरिएंटेड होती थी और आज के डेट में एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी हो चुकी है। मतलब जहां हम पहले सिर्फ रिसर्च कर पाते थे, अप्लाई नहीं कर पाते थे, आज हम वहां पर एप्लीकेशन भी
भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन जो है इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, हम सोसाइटी में साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि कोई पर्सन है, वो बहुत छोटा पर्सन, मतलब छोटा सा बच्चा है, और फिर जब वो बिल्कुल जो है बुजुर्ग हो जाता है, बिल्कुल ओल्ड एज में चला जाता है, इस पूरे प्रोसेस में जिस भी तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस पूरे डेवलपमेंट को हमने पढ़ तो लिया कि डेवलपमेंट किसी पर्सन का कैसे होता है। जब वो छोटी एज में होता है तो हमको उसको बहुत लाड प्यार से ध्यान से रखना होता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमको मतलब जब वो टीन एज में आ जाता है तो हमको उसके साथ में बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, पेरेंट्स को भी उसके साथ में बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, ज्यादा उसे डांटना नहीं चाहिए। नहीं तो इस एक एज में ऐसा हो सकता है वो बिगड़ जाए इन द सेंस कि वो सही पाथ पर ना रहे। ठीक है, ये एक चीजें हो सकती है। तो ये जो हमने सारी थ्योरीज बिल्डअप करके रखी है, अब हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब हम टीनेजर्स के साथ में बिल्कुल फ्रेंड्स बन के भी रह रहे हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो सही है या नहीं है, उसको अप्लाई करना, उसको रियलिटी में भी लेके आना। सो इस तरीके से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी आ चुकी है, अप्लाइड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और भी ऐसी साइकोलॉजी हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिसको हम जो है अप्लाई भी कर सकते हैं, और मतलब जो कि एप्लीकेशन भी हो सकती है जिनके ऊपर। सो ये सारी चीजें कि जब से बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, वहां से आप थ्योरीज को पढ़ते तो हो और उनका अप्लाई भी करते हो। एंड दस देयर इज सीमिंगली नो फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, और इसीलिए कोई जो है मतलब फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है रिसर्च और एप्लीकेशन को लेके। दोनों जो है एक ही तरह से, मतलब रिसर्च होती है उसके बाद में एप्लीकेशन होता है, ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है फंडामेंटल। ये जस्ट इंटर रिलेटेड है और म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है। आपको एप्लीकेशन करनी तो पहले रिसर्च करो, आपने रिसर्च करी तो फिर आप उसको अप्लाई कर दो। तो फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं है, बस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, ये जो परवेसिव इन्फ्लुएंसेस है एक दूसरे का ऊपर, दैट इज सो स्पेसिफिक दैट सेवरल ऑफ शूट्स हैव इमर्ज्ड इन रिसेंट ईयर्स विद वेरी स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट मैटर्स। और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन, ये इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुका है, जिसकी वजह से जो है मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स जो है निकल के आ रहे हैं। बहुत सारी साइकोलॉजी की जो है ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती चली जा रही हैं, जैसे कि ecological psychology, cross-cultural psychology, biological, environmental, cognitive, and to mention a few, have come up as new and frontier areas of research and application that previously formed part of other fields of psychology. These newer developments require highly specialized research skill and training on the part of researchers than even before. तो ये जो different branches of psychology हमने हमारे previous lecture में discuss करी थी, ये सारी जो है अब कैसे emerge हो रही हैं, क्योंकि पहले इनमें सिर्फ research होती थी, पहले ये दूसरे branches के अंदर भी आती थी, but अब ये psychology में भी की जाती है और research के साथ में हम इनका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो अब एज अ होल जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा उसका एक सार निकालें, उसको कंक्लूड करें। सो हमने स्टार्ट किया था कि रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जब अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जब वो अपना वर्क करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक साइकोलॉजी में रिसर्च करना और दूसरा उसको अप्लाई करना। तो यहाँ पर हम कैसे रिसर्च करेंगे, जैसे हमने एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करी कि ह्यूमन बिहेवियर पे पहले रिसर्च करो, उसको जानो कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, उसके क्या रीजंस होते हैं। तो हमने कल्चरल बात करी, हमने कॉजेस की बात करी, हमने यूनिवर्सल पर्टिकुलर सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। इसके बाद में आपने जो भी रिसर्च किया है आप उसको अप्लाई करो, तो उस एप्लीकेशन में भी पूरे प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ भी डिस्कस किया था कि आपको रिसर्च करनी है तो पहले आपका एक क्वेश्चन होगा, आप टॉपिक को समझोगे, आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचोगे। तो ये जो आपका डेटा कलेक्ट करने वाला पॉइंट है, फिर यहाँ पर जो आपका एनालाइज करना स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं यहाँ से हम एप्लीकेशन करते हैं। जो भी हमने रिसर्च करी है उसको हम अप्लाई करके भी देखते हैं कि एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या है चीजों को लेकर। देखिए रिसर्च और डिटेल में आप हमारे नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें डिटेल में समझोगे, बट एक जनरल आइडिया जो था कि सेम वे में जो है कैसे रिसर्च की जाती है जैसे बाकी दूसरी साइंसेज में की जाती है, और फिर जो भी डेटा कलेक्ट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है आए यहाँ तक समझ में? सो आई होप जो हम डिस्कस कर रहे थे थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी वो आपको क्लियर होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर है? अब बस देखो एक और चीज
जाते जाते बस ये और समझ लो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। सो जैसे कि हम सभी लेक्चर्स यूट्यूब पर तो देख लेते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उससे आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां भी आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अब आपको सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चाहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के, सब कुछ बुक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाए। सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ही ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ सभी क्लासेस के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आ जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड आ जाएंगे यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और आई होप अब सारी चीजें क्लियर होंगी। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।